Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today December 19 we will discuss this topics from current affairs. आज के Pre-Secure के एजेंडा में हम लोग इन टॉपिक्स को MCQs की हेल्प से प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक टर्म से रिलेटेड ध्रुव 64। ध्रुव एक टैंक का भी नाम है, एक इंडिजीनियस बिल्ट टैंक का भी नाम है ध्रुव, पर हम यहाँ पे ना टैंक की बात नहीं कर रहे हैं। ये ध्रुव 64 एक दूसरे इनोवेशन को दिखाता है। ये भी स्वदेशी है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया या आत्मनिर्भरता को शोकेस कर रहा है, पर ये टैंक नहीं है। ध्रुव 64 एक दूसरा इनोवेशन है जो कि हमारे लाइफ के लिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक होगा सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025। ये बिल रिसेंटली अभी पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया। हम इस बिल के भी फीचर्स देखेंगे और इस बिल से रिलेटेड इंश्योरेंस रेगुलेशन के लिए क्या नए चेंजेस किए जा रहे हैं या इंश्योरेंस रेगुलेशन की जो अथॉरिटी है IRDAI उसमें क्या क्या अपडेट होंगे, क्या नए पावर्स उसको मिलेंगे, वो डिस्कशन करेंगे हम। थर्ड टॉपिक होगा महाक्राइम ओएस एआई प्लेटफॉर्म। महाक्राइम ओएस एआई प्लेटफॉर्म, इस टर्म से ना एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एआई इनेबल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड प्लेटफॉर्म की बात करेंगे जो कि क्राइम कंट्रोल को या फिर क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो भी हमें एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देगा। फोर्थ टॉपिक होगा विजय दिवस के ऊपर। विजय दिवस जिसको अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, कौन सी तारीख को? 16 दिसंबर 1971, जब हमने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ईस्टर्न सेक्टर में एक बार फिर से नाकाम किया था और हमने एक थैंकलेस नेशन को जन्म दिया था। कौन सा थैंकलेस नेशन? बांग्लादेश। हाँ, मैं थैंकलेस ही बुलाऊंगा क्योंकि सच में थैंकलेस लोग हैं। भारत ने उनके लिए जो किया, उनका वजूद हमारे वजह से पॉसिबल हो पाया और आज वो सेवन सिस्टर्स को काटने की बात करते हैं, तो इससे बड़ा थैंकलेस और क्या मिलेगा। वैसे कई थैंकलेस लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे अपने आसपास, पर यहाँ पर हम एक थैंकलेस देश बांग्लादेश की बात करेंगे। खैर, वहीं पर पाकिस्तान की आर्मी को हराकर हमने विजय दिवस मनाना शुरू किया था। फिफ्थ टॉपिक वुड बी इसरो रिस्पॉन्ड बास्केट टू 2025। इसरो रिस्पॉन्ड बास्केट, बड़ा अच्छा नाम है ना। इसरो तो है, मतलब स्पेस से रिलेटेड कुछ चीज होगी या इंडिया में स्पेस रिसर्च को प्रमोट करने की बात कर रही होगी। और फिर रिस्पॉन्ड बास्केट तो क्या है ये, इसे हम आज डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से और फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए होगा, राइट। चलिए, तो हम पहले टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक ध्रुव 64 से रिलेटेड। क्या है ध्रुव 64? तो ध्रुव 64 एक 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। मैंने बोला ना कि ध्रुव एक टैंक का भी नाम है, एक ध्रुव टैंक है। पढ़ना इसके बारे में, ध्रुव टैंक के बारे में, इंडिजीनियस बिल्ट ध्रुव टैंक है, एक बार पढ़ लेना इसके बारे में गूगल पर जाकर। हम आज बात करेंगे इंडिया का पहला 1.0 और 1.0 गीगाहर्ट्ज के 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का, जिसका नाम रखा गया ध्रुव 64, जिसको बनाने के लिए इंडिजीनियस डिजिटल इंडिया RISCB आर्किटेक्चर यूज किया गया है। ये इंडिजीनियस प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया RISCB आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर्स ना हमें रिक्वायर्ड होते हैं जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह बनाने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, आफ्टर ध्रुव 64 द नेक्स्ट जनरेशन धनुष एंड धनुष प्लस प्रोसेसर्स आर नाउ अंडर डेवलपमेंट। धनुष वो एक एक्टर है, उनकी कई मूवी चर्चे में रहती है। आजकल फिर से एक मूवी चर्चे में है जहां पे शायद वो बनारस के ब्राह्मण का रोल प्ले करें। शायद, मैंने वो मूवी नहीं देखी है, पहले वाली देखी थी। तो धनुष एक्टर तो अपने काम कर ही रहे हैं, बड़े पॉपुलर हैं। भारत सरकार क्या कर रही है, ध्रुव 64 के सक्सेस को देखते हुए आगे धनुष एंड धनुष प्लस प्रोसेसर बनाने का काम कर रही है। ये चीज हमें इस न्यूज क्लिपिंग से ही मालूम पड़ गया है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला स्टेटमेंट ध्रुव 64 के बारे में, इट इज इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर टू अचीव अ क्लॉक स्पीड ऑफ 1.0 गीगाहर्ट्ज। यस, करेक्ट है ना, यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ गया था कि इंडिया का फर्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट है, राइट। इंडिया का फर्स्ट है, होम ग्रोन है, इंडिजीनियस बिल्ट है एंड 1.0 गीगाहर्ट्ज स्पीड को अचीव करने के लिए बनाया गया, करेक्ट है। इट वाज डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द स्पेस बेस्ड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव। इसको किसने डेवलप किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। इनके, चलो, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट था। दूसरा क्या, इट वाज डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंडर द स्पेस बेस्ड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव। अब ये चीज भी हम फिर से यहाँ न्यूज क्लिपिंग में देखते हैं कि क्या इसरो ने डेवलप किया है, तो लिखा हुआ है कि नहीं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, मतलब सीडेक नाम के इंस्टीट्यूशन ने इसको डेवलप करने का काम किया है। इसरो का ये इनिशिएटिव नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और यहाँ ऑप्शन में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसको वन ओनली बना देता हूं, ऑप्शन ए को बना देता हूं वन ओनली, ठीक है। Third, the processor is built on the open source RISC-V instruction set architecture, eliminating the need for foreign licensing. Actually में ये open source RISC-V instruction architecture नहीं, डिजिटल इंडिया का अपना एक प्रोग्राम है RISC-V, उस पर डेवलप किया गया है।
सो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होता है। फोर्थ, इट इज डिजाइन्ड स्ट्रिक्टली फॉर डिफेंस एप्लीकेशन एंड इज नॉट कॉम्पेटिबल विद कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तुम्हें लगता है कि भारत सरकार ऐसा कोई इनोवेशन को सपोर्ट करेगी या सीडेक जैसी इंस्टीट्यूशन इस इनोवेशन को सपोर्ट कर रही है, बना रही है और सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए बनाएगी? बिल्कुल नहीं। फोर्थ भी रॉन्ग हो गया। करेक्ट हमारा क्या होगा? वन ओनली। आंसर क्या होगा? ए, वन ओनली। ठीक है, वन ओनली। वहां पर मैंने सही कर दिया है, यहां पर सिर्फ वन ओनली लिखा है, वन एंड टू ओनली नहीं। अब ध्रुव की हम फिर से बात कर ले तो फुल्ली इंडिजीनियस है, सीडेक ने इसको डेवलप करने का काम किया है। स्पीड इसकी 1.0 गीगाहर्ट्ज है, 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। इसको डेवलप करने के लिए जो आर्किटेक्चर हमें चाहिए था वो भारत का ही है, स्वदेशी निर्मित डिजिटल इंडिया RISC-V आर्किटेक्चर। की फीचर्स की बात करें हम ध्रुव माइक्रो प्रोसेसर के, तो एफिशिएंसी एंड मल्टीटास्किंग में ज्यादा बेटर है। इट इज कैपेबल ऑफ सीमलेस इंटीग्रेशन विद एक्सटर्नल हार्डवेयर, मतलब हम एक्सटर्नल हार्डवेयर के साथ में इसको सीमलेसली इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो डिफेंस एप्लीकेशन के लिए हो या फिर डे टू डे वर्क्स के लिए। चलिए, और यहां पर हम इसके देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ध्रुव का सिग्निफिकेंस। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए जोर शोर से देश में काम हो रहा है। ऑटोमोटिव सिस्टम्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इवन साथ ही साथ डिफेंस एप्लीकेशन में भी। एंड इसी सक्सेस को आगे देखते हुए ध्रुव के बाद अब धनुष एंड धनुष प्लस पर भी काम चलेगा। ओके, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? हियर इट हैज बीन मेंशन्ड कि माइक्रो प्रोसेसर इज लाइक द ब्रेन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, आप जिस फोन पर अभी इस वीडियो को देख रहे होगे या जिस लैपटॉप या टैब पर देख रहे होगे, तो उसके फंक्शन करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिखते नहीं है, दिमाग बाहर नहीं दिखता है, पर दिमाग ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमारे शरीर की सारी गतिविधियां, सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती है या डायरेक्ट होती है। दूसरे टॉपिक पर हम आते हैं। दूसरा टॉपिक किस पर है? दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। जो हम किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं? इस बिल के पर्सपेक्टिव में, सबका बीमा सबकी रक्षा बिल के पर्सपेक्टिव में। तो पहले हम जरा IRDAI के बारे में देख लें, क्योंकि इस बिल से ना एक मेन काम किया जाएगा IRDAI को और ज्यादा इनेबल बनाने का, कि ये अपने वर्क को ज्यादा एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म कर सके। पहला स्टेटमेंट, IRDAI was established on the basis of the recommendations of the Malhotra Committee and functions under the Ministry of Finance. Yes, it is correct. ये Ministry of Finance के अंदर फंक्शन करती है और मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ही इसको बनाया गया था। ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। The bill empowers the IRDAI chairperson to order search and seizure operations in cases involving falsification or destruction of records. एकदम सही है। ये जो सबका बीमा, ये जो बिल है हमारा सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025, इससे ना IRDAI को पावर दिया जाएगा या IRDAI के चेयरपर्सन को पावर दिया जाएगा कि वो सर्च एंड सीजर का ऑर्डर इशू कर सके। किस केस में सर्च एंड सीजर का ऑर्डर इशू करे? जब किसी पर्सन ने डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर करने की कोशिश की है या छिपाने की कोशिश की है और इंश्योरेंस का गलत फायदा उठाया है। उस केस में इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी जो है IRDAI, उसके चेयरपर्सन सर्च एंड सीजर का भी ऑर्डर इशू कर सकते हैं। ये एक मेन एस्पेक्ट है इस बिल का। स्टेटमेंट करेक्ट है जी हमारा। थर्ड, अंडर द न्यू प्रोविजंस ओनली जुडिशियल अथॉरिटी कैन ऑथराइज एंट्री इनटू प्रेमिसेस। नहीं, पहले होता था ऐसा कि सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटी अलाउ कर सकते थे, अब सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटी नहीं अलाउ करेंगे। अब इस बिल के अकॉर्डिंग ना जुडिशियल अथॉरिटी के साथ साथ हमारे जो IRDAI के चेयरपर्सन है उनके पास भी अथॉरिटी होगा कि वो एंट्री के लिए या सर्च एंड सीजर्स के लिए ऑर्डर इशू कर सके, जिससे कि IRDAI के पास ज्यादा पावर आए और उसकी एफिशिएंसी बढ़े। Fourth, the enhanced operation powers of IRDAI bring it at par with the regulatory powers exercised by SEBI and other such organizations. एकदम करेक्ट है। IRDAI को जब ये पावर दिया जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो SEBI और बाकी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ अपने काम को ज्यादा एफिशिएंट मैनर में कर पाएगी। हमें करेक्ट ढूंढना था, हमारा आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4 ओनली। ठीक है। IRDAI की बात करें तो 1999 में इसे एस्टेब्लिश किया गया। किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे? मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना इसको, बहुत सारे एग्जामिनेशन में काम आएगा। अभी इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है, पहले दिल्ली में हुआ करता था, बट इसको मूव करके हैदराबाद तेलंगाना किया गया। ठीक है। इसका मैंडेट है टू रेगुलेट, प्रमोट एंड इंश्योर द ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। मेनली रेगुलेटरी बॉडी के रूप में जानी जाती है, बट प्रमोशन एंड इंश्योरेंस सेक्टर के वर्क को स्मूथली इंश्योर करने का काम भी IRDAI करती है। 10 मेंबर की एक बॉडी होती है जिसको अपॉइंट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। मेन इसमें सबसे फर्स्ट पर्सन होते हैं चेयरमैन। अभी प्रेजेंट में देवाशीष पांडा नाम, मिस्टर देवाशीष पांडा, ही इज द चेयरमैन ऑफ IRDAI। अब हम इस बिल की बात कर लें तो जैसा हमने डिस्कस किया कि सबका बीमा
सबकी रक्षा बिल 2025 जो है वो आईआरडीआई या आईआरडीए एक्ट में चेंज करके आईआरडीआई को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए नए नए पावर्स देता है। जैसे सर्च एंड सीजर के लिए पहले जुडिशियल बॉडी के पास जाना पड़ता था, अब डायरेक्ट चेयरपर्सन साहब जो है वो ही सर्च एंड सीजर का ऑर्डर दे सकते हैं। ये वर्क कैसा होगा, एक सीनियर ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर और उनकी अथॉरिटी में ही किसी प्रेमिसेस में एंटर किया जा सकेगा, या लॉक्स को ब्रेक किया जाएगा, या डॉक्यूमेंट सीज करने का काम होगा। इवन दिस पावर्स आर इन्वोक्ड, इस पावर को यूज किया जाएगा किस केस में, जब इलीगल पेमेंट लिया गया हो, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हो रहा हो, या विद होल्डिंग ऑफ ऑपरेशंस हो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। राइट, सिंपली इसको ऐसे समझ लो कि आईआरडीए ये इंश्योर करेगी कि कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो इंश्योरेंस का गलत फायदा उठाने के लिए ना तो रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करे, और ना ही जब इंश्योरेंस के लिए उनसे रिकॉर्ड मांगा जाए तो वो रिकॉर्ड देने से मना कर दे। ऐसे चीजों को दूर करने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं डिसगॉर्जमेंट ऑफ रॉन्गफुल गेन्स। ये डिसगॉर्जमेंट ऑफ रॉन्गफुल गेन्स नाम का एक टर्म आईआरडीआई इसको लेकर भी अपने काम करने आईआरडीआई इसको लेकर भी काफी कंसर्न है। डिसगॉर्जमेंट देखो होता क्या है, डिसगॉर्जमेंट इज अ लीगल रेमेडी वेयर अ रेगुलेटर फोर्सेस अ कंपनी और पर्सन टू गिव अप प्रॉफिट्स ऑब्टेन्ड थ्रू इलीगल और अनएथिकल एक्ट्स। इसको ऐसे समझिए कि एक पर्सन है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इलीगल मैनर में या फिर इलिसिट मैनर में जाकर या फिर अनएथिकल मेजर्स को एडॉप्ट करके इंश्योरेंस का फायदा तो उठा लिया। ऐसा कई बार तुमने फिल्मों की कहानियों में सुना होगा, या न्यूज़पेपर्स में भी आपको कभी कभी मिलता है कि किसी कंपनी ने या किसी इंडिविजुअल्स ने इंश्योरेंस का गलत फायदा उठाया है। राइट, वो एलिजिबल नहीं थे बट फिर भी रॉन्गफुल तरीके से उन्होंने रॉन्गफुल गेन्स एक्वायर किया। इसी को ना डिसगॉर्जमेंट बोला जाता है। ये टर्म याद रखिएगा, रॉन्गफुल तरीके से इंश्योरेंस का फायदा लेना, राइट, डिसगॉर्जमेंट के कैटेगरी में आएगा। सो आईआरडीएआई इस डिसगॉर्जमेंट को भी कंट्रोल करने के लिए इस बिल के थ्रू इनेबल हो जाएगी। ओके, बाइंडिंग डायरेक्शंस कैसे होंगे आफ्टर दिस बिल? पब्लिक इंटरेस्ट में आईआरडीआई कैन इशू बाइंडिंग डायरेक्शन टू इंश्योरर्स टू प्रिवेंट मिसमैनेजमेंट एंड इंश्योर साउंड गवर्नेंस एज वेल एज कंप्लायंस भी इंश्योर करेगी। इंश्योरर मस्ट कंप्लाई थ्रू दो दे विल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड बिफोर एक्शन इज टेकन। मतलब सपोज किसी पर्सन के अगेंस्ट ये चीज आईआरडीआई को मिला कि उसने इंफॉर्मेशन हाइड करने की कोशिश की है, तो उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि भाई आप बता दीजिए कि आपने ऐसा गलत काम क्यों किया। ठीक है, सिग्निफिकेंस देखे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बढ़ेगा। तुमको लगेगा कि सर इससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे बढ़ रहा है, इससे तो कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस वैलिड कंज्यूमर्स पे नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस वैसे कंज्यूमर्स पे नहीं है जो सही रास्ते पर चल के अपना इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस या डेटरेंस इलीगल सोर्सेस के लिए हैं, या वैसे कंज्यूमर्स के लिए हैं जो अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। एंड रेगुलेटरी टीथ और द रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी वुड बी इंक्रीज। ये इसका मेन सिग्निफिकेंस होगा। थर्ड टॉपिक है हमारा महाक्राइम ओएस एआई प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड हु इज दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन? बिना इनका नाम ढूंढे आप बताओ कि कौन है ये पर्सन, है ना, गूगल पे सर्च नहीं करना है। आप इनका नाम देखिए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो इस इमेज को देखोगे तो दिख जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। तो द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड मिस्टर माइक्रोसॉफ्ट, इनको मैंने मिस्टर माइक्रोसॉफ्ट नाम दे दिया। वैसे ही इज अ वेरी पॉपुलर पर्सन, इनकी बायोग्राफी कह लो या इनके ऊपर लिखी गई एक बुक है, मार्केट में बड़ी पॉपुलर है। दैट्स आई वुड रिकमेंड कि आप वो उस बुक को पढ़ें, है ना, या फिर इनके कई लेक्चर्स हैं आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगे। इन पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, मिस्टर माइक्रोसॉफ्ट की। इनके कई लेक्चर्स हैं आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे जो कि आपको इनोवेशंस के लिए या न्यू आइडियाज के लिए इंस्पायर करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की एक मीटिंग हो रही है जहां पे महा ओएस या महाक्राइम ओएस एआई को जल्दी से जल्दी लॉन्च करने की बात हो रही है। देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट, इट इज एन एआई पावर्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड एज नेशनल लेवल इनिशिएटिव। यस, इट इज करेक्ट, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहां गलत हो गया। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्वॉल्व रहता है ना, तो यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नहीं रहते, फिर यहाँ पे मोटा भाई रहते। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अवेलेबल नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसमें नहीं रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एआई पावर्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसमें इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। इनडायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को यूज किया जाएगा बट नॉट डायरेक्टली। Second, the platform can process complaints and generate investigation plans in multiple formats, including handwritten notes and audio recordings. Yes, correct है। ये जो महाक्राइम ओएस एआई प्लेटफॉर्म है, ये कंप्लेंट्स को या फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को मल्टीपल फॉर्मेट्स में अवेलेबल करवाएगा, इवन हैंड रिटन नोट्स एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में। तो पहला वाला तो रॉन्ग हो गया था, हमें करेक्ट ढूंढना है। आंसर क्या होगा? बी, 2 ओनली।
चलिए, सो महाक्राइम ओएस एआई, इसके बाकी डिटेल्स देखें तो ये इंडिया का पहला एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है फॉर स्पीडिंग साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। हालांकि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बाकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सपोर्ट भी इस प्लेटफॉर्म से मिल सकेगा। ठीक है, डेवलप करने का काम साइबर आई नाम के इंस्टीट्यूशंस जो कि माइक्रोसॉफ्ट के वेंडर पार्टनर है, मार्वल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल, मार्वल एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, इन तीनों ने मिलकर किया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज बिल्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ओपन एआई सर्विस एंड माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री। इन दोनों की ज्यादा डिटेल में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे जाकर देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ओपन एआई सर्विस क्या है या माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री क्या है। अभी के लिए अपने एग्जाम के लिए आपको बस इनका नाम काफी है। आपको कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, देन यू कैन रीड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्विस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? महाक्राइम ओएस का फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक करना, बेहतर बनाना इन्वेस्टिगेशन को, ऑगमेंट फोर्स एफिशिएंसी टू एम्पावर पुलिस ऑफिसर विद एआई टूल। हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी मेहनत से इन्वेस्टिगेशन ज्यादा जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, बट ये चीज भी देखा गया है कि पुलिस स्टेशन में कई बार इवन प्रॉपर एफर्ट देने के बाद भी, जेन्युइन एफर्ट्स देने के बाद भी टाइम काफी लग जाता है। तो एआई टूल्स की हेल्प से इन सारी चीजों को बेहतर बनाना, पुलिस स्टेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ये काम किया जाएगा। और इसका हम सिग्निफिकेंस की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ह्यूमन एआई सिनर्जी को बनाने का, ह्यूमन एआई सिनर्जी को और बढ़ाने का काम करेगा। ह्यूमन एआई सिनर्जी मतलब ह्यूमन जिसके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों को कंबाइन करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बेहतर बनाना। सिग्निफिकेंस बियॉन्ड महाराष्ट्र की बात करें तो सिग्निफिकेंस बियॉन्ड महाराष्ट्र क्या है? दैट इट इज स्केलेबल, प्लग एंड प्ले मॉडल पर है। सो ये ना रेडीमेड एक सॉफ्टवेयर के रूप में, रेडीमेड टेम्पलेट के रूप में बाकी स्टेट्स में भी यूज हो सकता है। इट वुड स्टैंडर्डाइज जस्टिस डिलीवरी को स्टैंडर्डाइज करने का काम करेगा। दूसरे मेट्रो सिटीज में भी या दूसरे सिटीज में भी या रिमोट विलेज में भी, महाराष्ट्र के रिमोट विलेजेस में भी या फिर इंडिया के बाकी रिमोट विलेजेस में यूज किया जा सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट दिखाए तो। इट वुड बूस्ट इंटरनल सिक्योरिटी। महाराष्ट्र जो है वो कई टाइप के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट से जूझ रहा होता है। 26/11 का अटैक हम में से कोई लोग भूला नहीं है, राइट? वो एक एक्सटर्नल थ्रेट था और महाराष्ट्र को इंटरनल थ्रेट नक्सलिज्म के रूप में भी फेस करना होता है। तो यहां पर भी हमारा जो महा ओएस एआई प्लेटफॉर्म है वो एक यूजफुल सिग्निफिकेंट रूप में काम आएगा। फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में एआई का यूज करके हम ह्यूमन और एआई दोनों की सिनर्जी को यूज करके अपना फोर्स बेहतर कर सकते हैं। इट वुड एनेबल प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग। प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग ये भी एक बड़ा अच्छा टर्म है, इस चीज को नोट कर लो। प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग, प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग क्या कि जब आप एआई का यूज कर रहे हो ना, देन आप डिफरेंट टर्म्स को या डिफरेंट ट्रेंड्स को बेहतर स्टडी कर पाओगे। हमारी जो पुलिस होगी उनका वो अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस तो यूज करते ही हैं डिफरेंट ट्रेंड्स को डिटेक्ट करने के लिए या डिफरेंट ट्रेंड्स को देखने के लिए, समझने के लिए। एआई की हेल्प से ना वो और बेहतर हो जाएगा। रिएक्टिव की जगह हम प्रोएक्टिव वे में एक्ट कर पाएंगे। प्रोएक्टिव वे में कि कोई भी क्राइम हो या कोई भी क्राइम प्लान कर रहा हो, चाहे वो साइबर टेररिज्म से रिलेटेड हो या बाकी क्राइम से रिलेटेड हो, हम प्रोएक्टिव मैनर में पहले से रेडी रहेंगे। इसको प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग कहेंगे, राइट? एंड सो द कन्विक्शन रेट्स वुड इंक्रीज। कन्विक्शन रेट इंक्रीज होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो रहा है, तो कन्विक्शन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिजिनियस डिफेंस एंड डिजिटल इनिशिएटिव, जो कि विजय दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया। इंडियन आर्मी शोकेसेस इंडिजिनियस इनोवेशंस एट विजय दिवस एट होम इवेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनरेबल होम मिनिस्टर को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, एंड हु इज दिस पर्सन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, है ना? एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इनका क्लियरली मुझे नहीं दिख रहे हैं। चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक है, इंडियन आर्मी। एक बार ये कंफर्म कर लेना, क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। गूगल पे जाकर तुम सर्च करना सीडीएस एंड चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये सारे डिग्निटरीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं और अपना जो इंडिजीनियस कैपेबिलिटी है ना, उसको शोकेस किया इंडिया ने। कब? विजय दिवस के मौके पर। विजय दिवस कब मनाया हमने? 16 दिसंबर को। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 के वॉर में हमारे विजय को शोकेस करने के लिए हम विजय दिवस मनाते हैं। अब पहला स्टेटमेंट, एकम एआई इज एन इंडिजीनियस एआई Ekam AI is an indigenous AI as a service platform designed for the Indian Armed Forces and can operate in offline air gapped environments ensuring data sovereignty। एकदम ये करेक्ट है, सिंपल सा एक टर्म है एकम AI, है ना? इसको रिलेटेड और कुछ हमें इसके डिटेल में नहीं जाना है, आगे भी मैंने ये लिखा है। ये एक इंडिजीनियस AI प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी को, ऑपरेबिलिटी को और बेहतर बनाएगा। हम इसे कब यूज कर पाएंगे? ऑफलाइन एयर गैप्ड एनवायरनमेंट में यूज कर पाएंगे। और डाटा भी जो है ना, डाटा सॉवरेनिटी मेंटेन रहेगी कि ये डाटा किसी भी फॉरेन सर्वर पे नहीं स्टोर हो रहा है, राइट? सो डाटा सॉवरेनिटी भी भारत की मेंटेन रहेगी, किसी भी टाइप का डाटा को लेकर भी कोई कंसर्न नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट।
दूसरा, संभव इज अ सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम दैट इंक्लूड्स हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन एंड सपोर्ट्स एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग थ्रू एम सिग्मा। अगेन करेक्ट, संभव एक सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम है जहां पे मैसेजिंग को अब आर्मी के एक यूनिट या हेडक्वार्टर अपने सोल्जर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो सिक्योर मीडियम में इनक्रिप्टेड मैसेजेस के फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकेगा। किसके हेल्प से? संभव के हेल्प से। सो संभव के हेल्प से यह संभव हो पाया है कि इनक्रिप्टेड मैसेज या जो कम्युनिकेशन है आर्म फोर्सेस के डिफरेंट पर्सनल्स के बीच में, सीनियर्स एंड जूनियर्स के बीच में, हेडक्वार्टर्स एंड कमांड पोस्ट के बीच में, वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। थर्ड, द सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर अंडर दिस इनिशिएटिव्स प्राइमरली रिलाइज ऑन फॉरेन सर्वर्स। नहीं यार, सैटेलाइट कनेक्टिविटी फॉरेन सर्वर पे क्यों रिलाई होगी? जब हम डाटा सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं तो फिर हम इंडियन सर्वर्स यूज करेंगे ना। थर्ड रॉन्ग हो गया हमारा। फोर्थ, विजय दिवस कमेमोरेट्स इंडियाज विक्ट्री इन कारगिल कॉन्फ्लिक्ट एंड इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन जुलाई। नहीं, वो कारगिल विजय दिवस होता है। यहां पर हम जिस विजय दिवस की बात कर रहे हैं ना वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में भारत की विजय को कमेमोरेट करने के लिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। आंसर क्या होगा? 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, चलिए। सो एकम एआई एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन आर्मी की ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी को बेहतर बनाने का काम करेगा। एकम एआई हो गया हमारा। और इसके बारे में थोड़ा देख लो, एकम एआई का कोर कैपेबिलिटी क्या है? इट ऑटोमेट्स रूटीन टास्क, जो भी रूटीन टास्क है, चाहे वो डॉक्यूमेंट एनालिसिस है, मिलिट्री कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसको बेहतर बनाएगा। इट एनेबल्स प्रिडिक्टिव एनालिसिस, अभी हमने प्रिडिक्टिव पॉलिसी की बात की ना, यहाँ पर भी प्रिडिक्टिव एनालिसिस है। जब भी हम एआई को यूज करते हैं ना तो एआई के यूज करने से ना हम किसी भी ट्रेंड को, हम डाटा को बेहतर स्टडी करके एक ट्रेंड निकाल सकते हैं और उस ट्रेंड से ना हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अच्छा हमारा एनिमी किस तरह से वर्क कर सकता है। इट ऑपरेट्स इन एयर गैप्ड एनवायरनमेंट। एयर गैप्ड एनवायरनमेंट मतलब ऑफलाइन एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन में भी यहाँ पर मेंशन था ही, एयर गैप्ड ऑफलाइन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये ऑफलाइन एनवायरनमेंट में भी वर्क करेगा एंड सो इट वुड इंश्योर 100% डाटा सॉवरेनिटी विदाउट एनी फॉरेन सर्वर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड एक्सेसिबल टू ऑल द पर्सनल, सारे पर्सनल के लिए एक्सेसिबल रहेगा। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट इंश्योर डाटा सॉवरेनिटी, कोई भी फॉरेन सर्वर हम यूज नहीं कर रहे हैं। इट एक्ट्स एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, बिल्कुल एआई की हेल्प से हम अपने भारत के जो हमारी भारतीय सेना है उसकी कैपेबिलिटी को, उसके स्ट्रेंथ को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। एंड इवॉल्विंग इनटू अ इंडिजीनियस एलएलएम। इंडिजीनियस हम एक प्लेटफॉर्म के रूप में, लर्निंग मॉड्यूल्स के रूप में इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी को और बेहतर कर पाएंगे स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी से। संभव की बात करें तो संभव स्टैंड्स फॉर सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, जो कि एंड टू एंड सिक्योर रहेगा, मैसेज एनक्रिप्टेड रहेगा एंड 5G इकोसिस्टम पे वर्क करेगा। It runs M Sigma, the Army's encrypted alternative to WhatsApp for secure messaging and video calls. WhatsApp हम लोग अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए, नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल यूज कर लेते हैं, पर ये पूरी तरह से सिक्योर तो है नहीं। एंड दैट्स व्हाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस M Sigma को यूज करती है, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का खुद का अपना ऑल्टरनेटिव है WhatsApp का। उसी M Sigma पे वर्क करेगा क्या हमारा संभव प्लेटफॉर्म, जिससे कि मैसेजिंग और बेहतर हो पाएगी। राइट, न्यू फीचर्स की बात करें तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी इंश्योर की गई है। पोर्टेबल सैटेलाइट है, ये सारे पोर्टेबल सैटेलाइट्स इंडियंस होंगे, इंडियन मेड होंगे। राइट, इट इंश्योर्स लास्ट माइल कनेक्टिविटी, तो चाहे लद्दाख हो या इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर का बॉर्डर हो, वहां तक कनेक्टिविटी रहेगी। एंड क्रिटिकल फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स भी, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इंडिया का नॉर्दर्न हिमालयन पार्ट डिजास्टर्स को लेकर भी काफी ज्यादा प्रोन, वल्नरेबल रहता है, वहां पर भी हमारा कम्युनिकेशन बेहतर होता है। So overall strategic significance है, it would eliminates digital espionage risk. Digital espionage risk मतलब कम्युनिकेशन को टैप कर कर हमारे रिस्पॉन्स को स्लो कर देना, उस रिस्क को हम एलिमिनेट कर सकेंगे। एंड डुअल यूज टेक्नोलॉजी मीन्स द रीस्टोरिंग कम्युनिकेशन इंस्टेंटली फॉर सिविलियन डिजास्टर मैनेजमेंट। सपोज कहीं पर बाढ़ आ गया या अर्थक्वेक आया, उस केस में भी हम संभव कम्युनिकेशन को यूज कर पाएंगे। जहां तक विजय दिवस की बात करें तो विजय दिवस दिसंबर 16 को मनाया जाता है। राइट, 1971 के वॉर में जब 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, ये लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर है या इस वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, पाकिस्तानी भूल जाते हैं इसको। खैर, कारगिल विजय दिवस जुलाई 26 को मनाया जाता है, कारगिल 1999 के कारगिल वॉर में विक्ट्री के बाद। ठीक है, तो कारगिल विजय दिवस हम मनाते हैं जुलाई 26 को और विजय दिवस हम मनाते हैं दिसंबर 16 को। फिफ्थ टॉपिक है इसरो रिस्पॉन्ड बास्केट 2025। इसरो रिस्पॉन्ड बास्केट क्या है? ये इसरो रिस्पॉन्ड बास्केट इनॉग्रेशन ऑफ इसरो, इस क्लिपिंग को हम पढ़ते हैं। एकेडमिया डे इनॉग्रेटेड एंड रिलीज ऑफ रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 बाय सेक्रेटरी।
अभी कुछ खास समझ में नहीं आया, बट यहाँ पे एकेडमिया वर्ड है ना, तो एक चीज देखो मैं तुमको इससे समझाता हूँ कि इसरो रिस्पॉन्ड बास्केट से ना इंडिया में स्पेस फील्ड में एकेडमिक एक्सलेंस के लिए एनकरेज करने का काम किया जाएगा। उस एनकरेज के लिए ऑब्वियसली फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, बट एकेडमिक रिसर्च के लिए, जो कि एकेडमिक रिसर्च आगे जाके भारत को स्पेस के फील्ड में ऑब्वियसली सेल्फ सस्टेनेबल और ज्यादा बना सकेगा। चलिए, सो पहला स्टेटमेंट, इट इज अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल ग्रांट्स सोलिली टू इसरो इंटरनल रिसर्च। इसरो के इंटरनल रिसर्च सेंटर को क्यों सोलिली दिया जाएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ कि भारत को स्पेस के फील्ड में आत्मनिर्भर बनाना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा यूथ को या ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप को सपोर्ट करने का काम किया जाएगा ना। सिर्फ सोलिली इंटरनली सपोर्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सो पहला हो गया रॉन्ग। दूसरा, it focuses on inviting research proposals from academic institutions in areas like quantum computing and advanced satellite communication। बिल्कुल, क्वांटम कंप्यूटिंग या एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के फील्ड में अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से या अलग अलग ग्रुप से जो भी रिसर्च प्रपोजल्स है उनको सेलेक्ट किया जाएगा, और सेलेक्ट करने के बाद उनमें से जो भी फाइनल राउंड में सेलेक्ट होंगे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम किया जाएगा। थर्ड, proposals for this initiative must be submitted through the iGrasp online portal। ये एक पोर्टल बनाया गया है और जो भी एप्लीकेशन है इसी पोर्टल के थ्रू सबमिट किए जाएंगे। इससे ना ट्रांसपेरेंसी भी प्रमोट होगी। ठीक है, सो करेक्ट हमें ढूंढना था, आंसर क्या होगा? 2 and 3 ओनली। यही है इसरो रिस्पॉन्ड बास्केट। रिस्पॉन्ड माने स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोग्राम ऑफ इसरो। ठीक है, द प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1970s। अब इसको और जोर शोर से देश में चलाने का काम चल रहा है। यूनिवर्सिटीज एंड आईआईटीज के अलावा बाकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा इसरो रिस्पॉन्स बास्केट में। ओके, ये आई ग्रेस्प पोर्टल के थ्रू ही एप्लीकेशन सबमिट होते हैं। तो अगर तुम भी या तुम्हारे कोई जान पहचान के लोग ऐसे किसी फील्ड में अपना काम कर रहे हैं जहां इसरो इंटरेस्टेड है, तो आप भी आई ग्रेस्प पोर्टल के थ्रू अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। जो की रिसर्च एरिया है वो की रिसर्च एरिया है क्वांटम कंप्यूटिंग, रिमोट सेंसिंग, लॉन्च व्हीकल मटेरियल्स एंड स्पेस रोबोटिक्स। मतलब तुम या तुम्हारे जान पहचान के कोई भी लोग अगर इन 4 फील्ड में काम कर रहे हैं, देन you can apply through that portal। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस पर आते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस में हम बात करते हैं मिशन सपोर्ट का। द रिसर्च विल डायरेक्टली फीड इनटू मेजर अपकमिंग मिशंस लाइक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसके बारे में हम प्लान कर रहे हैं कि जैसे हमारा एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसी तरह हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाएंगे। चंद्रयान 4 मिशन में काम आएगा। गगनयान कंटिन्यूएशन मतलब गगनयान जो कि पहला हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा, उसके कंटिन्यूएशन में कि हम आगे भी ह्यूमंस को अंतरिक्ष में भेज सकेंगे। एंड वीनस ऑर्बिटर मिशन या शुक्रयान में। जैसे जैसे इसरो बाकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को या बाकी इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करेगा, तो उनकी जो एक्सपर्टाइज होगी ना वो इन सारे मिशन में काम आएगी। एंड ओवरऑल इसरो के सेल्फ रिलायंस को या आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का काम भी करेगा। अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन कल मैंने दिया था इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर जो कि दंडकारण्य रीजन उड़ीसा से ओरिजिनेट होती है, एकदम करेक्ट है यहाँ। एंड देन फ्लोज ईस्टवर्ड, ये गलत हो गया। ये ना तुम कॉमन सेंस भी बता सकते हो। कल मैंने तुम्हें 18 दिसंबर को ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था और 17 दिसंबर के प्री सिक्योर में मैंने एक ट्राइब के बारे में डिस्कस किया था जो कि छत्तीसगढ़ के रीजन में मिलती है। और मैंने ये बोला था कि वो इंद्रावती रिवर के सदर्न पार्ट में वो ट्राइब्स मेनली आपको मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर हो गया उड़ीसा है ना, ईस्टर्न पार्ट में उड़ीसा, और छत्तीसगढ़ क्या होगा? उड़ीसा के वेस्ट में पड़ेगा ना। तो अगर रिवर ईस्ट में फ्लो करते हुए चली जाएगी तो फिर छत्तीसगढ़ में ये जो ट्राइब मिलती है इंद्रावती रिवर के पास कैसे मिल पाएंगे? तो ये कॉमन सेंस से भी इन दोनों क्लासेस को कनेक्ट करके भी आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते थे। ठीक है, खैर अगर गलती हुई तो कोई बात नहीं। इंद्रावती रिवर ओरिजिनेट बिल्कुल दंडकारण्य रीजन से होती है, लेकिन ईस्ट वार्ड फ्लो नहीं करती है। किधर फ्लो करती है? वेस्ट वार्ड फ्लो करती है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। दूसरा, इट इज वन ऑफ द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गोदावरी। यस, रिवर गोदावरी की मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, रिवर गोदावरी की मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। चलो तुम्हारे लिए एक टास्क क्या है कि तुम गोदावरी रिवर के ना राइट बैंक और लेफ्ट बैंक दोनों ट्रिब्यूटरी को एक बार चेक कर लो, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी को और बाकी स्टेट पीसीएस को बड़े प्यारे होते हैं। थर्ड, इंद्रावती डैम इज द लार्जेस्ट डैम इन ईस्टर्न इंडिया विच प्रोड्यूसेस 600 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कई स्टूडेंट्स को मैंने ये कंफ्यूजन देखा कि सर इंद्रावती डैम लार्जेस्ट डैम ईस्टर्न इंडिया का नहीं है। एक्चुअली तुम इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से पढ़ो। ये स्टेटमेंट तुम्हें ना दो बात बता रहा है। पहली बात क्या कि इंद्रावती इज द लार्जेस्ट डैम इन ईस्टर्न इंडिया एंड विच इज प्रोड्यूसिंग द 600 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 600 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम अभी और कोई डैम नहीं कर रहा है प्रेजेंट में। हाँ, प्लान भले है कि 600 मेगावाट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा, बट नॉट फुल्ली ऑपरेटिंग।
ठीक है, पूरी तरह से अभी तक ऑपरेटिंग नहीं हुआ है। दैट्स वाई प्रेजेंट में इंद्रावती ही लार्जेस्ट डैम है ईस्टर्न इंडिया का इतने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के मामले में। सो 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी। चलिए, दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था सेंसस को लेकर, जो कि यूपीएससी ने 2009 में पूछा था। सेंसस को लेकर कुछ फैक्ट पहले समझ लो। इंडिया का पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस, नॉन सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। अभी जो सेंसस होता है ना प्रेजेंट इंडिया में, तो पूरे भारत में एक साथ सेंसस होता है। अगर आसाम में हो रहा है तो गुजरात में भी होगा, जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो तमिलनाडु में होगा। उसको हम सिंक्रोनस सेंसस बोलते हैं। पर भारत में जब पहली बार 1872 में स्टार्ट हुआ था ना, तो सिंक्रोनस मैनर में नहीं था, नॉन सिंक्रोनस मैनर में था। मतलब पूरे भारत में एक साथ नहीं हो रहा था, अलग अलग टाइम पर हो रहा था। तो पहला सेंसस 1872 में हुआ, बट इट वाज नॉन सिंक्रोनस। क्लियर ये चीज? और इंडिया का पहला सिंक्रोनस सेंसस 1881 में स्टार्ट किया गया। सेंसस कमिश्नर डब्ल्यूसी क्लॉडेन ने किया था। उस टाइम में भारत में वायसरॉय कौन थे? वायसरॉय रिपन। इनके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। पहला स्टेटमेंट क्या था? बिटवीन सेंसस 1951 एंड सेंसस 2001 द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड मोर देन 3 टाइम्स। इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज तो हुआ बाबू, लेकिन 3 टाइम्स इंक्रीज नहीं हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। और ये क्वेश्चन 2009 में जब पूछा गया था, तो ऐसा नहीं था कि आपको पिछले वाले सेंसस के सारे फैक्ट याद होने चाहिए। कॉमन सेंस